हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कैसे हैं बेटा आप लोग? तो लास्ट क्लास में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बात की थी कहाँ तक, कॉन्वेक्स लेंस तक, है ना। कॉन्वेक्स लेंस की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख ली थी, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन देख ली थी। और हम लोग कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे, ठीक है बेटा? ध्यान देना, फोकस करिएगा यहाँ पर। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय, वेरी सॉरी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, कॉनकेव लेंस कैसे कैसे इमेज फॉर्म करेगा उसके बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताता चला जाता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस में आपने पिछली क्लास में देखा कि 5 कंडीशंस ऐसी होती हैं जब इमेज की एक चीज कॉमन बिल्कुल है, विच इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। बट एट द सिक्स केस दैट विच इज कॉल्ड, यू कैन कॉल इट एज ए स्पेशल केस ऑल्सो, दैट इट फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, जो कि उसकी उसी साइड पर फॉर्म होती है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है। देखो, लेंसेज के केस में बात ये होती है कि when the image form in the opposite side of the object, then the image will be real and inverted, but when the image forms at the side of the object, then it's called as virtual and erect image, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे। कॉनकेव लेंस में ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा डील नहीं है, बहुत नॉर्मल सा मैटर है, ठीक है। दो ही केसेस हैं यहाँ पर, जैसे ध्यान देना। तो पहला केस हमारा है, पहला केस ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तब क्या होगा, ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। ये हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, फिर से मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं। ये हमारी क्या है? ये जो यहां से यहां तक की लाइन होती है क्या कहलाती है? ये हमारी अपर्चर है, आपको पता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपर्चर है, ठीक है। इतना कंडीशन क्लियर है। यहाँ पर ये जो पॉइंट हो गया क्या कहलाता है हमारा? ऑप्टिकल सेंटर, ये भी आपको पता है ना। ये क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो तुरंत बताइएगा, ठीक है। विच इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को हम लोग, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे तब देखना, ध्यान देना। तो रेज को कहाँ से लेकर आते हैं? तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होगा ना बेटा, तो रेज जो होंगी वो बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब जैसा कि आपको पता है, एक मिनट रुक जाओ, कुछ इस तरह लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि परफेक्शन होना जरूरी फिगर में। अब यहाँ से क्या होगा, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अब ये सबसे पहली बात तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। जो भी लाइट इस तक आती है ये उसको क्या करता है बेटा? ये डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। लाइट को क्या करता है? एक पर्टिकुलर एंगल से लाइट को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो इसके साथ होता क्या, इसकी इमेज फॉर्म कहाँ होगी? तो इसकी इमेज इसी साइड फॉर्म होती है, ठीक है। इसकी इमेज इसी साइड फॉर्म होती है, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे डॉटेड में दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे डॉटेड में। ये जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। और ये जहां पर इमेज फॉर्म करेगा, ये आपको मैं बता दूं, ये पॉइंट हमारा होगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए, क्या कहलाएगा बेटा? प्रिंसिपल फोकस। देख लो जब भाई, वीडियो वगैरह सब सही है ना? चलो ठीक तो चल रहा है ना। ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा? प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। इसमें इधर हम लोग क्या ले लेते हैं? F1 इसी तरफ, F2 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। बट इधर कोई इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, इमेज फॉर्म इधर ही होती, तो एक ही फोकस लेके चलो। बट हाँ, अगर इन द केस कोई क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है तो आप ही बता सकते हो, ठीक है। ये फोकस 1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। यहाँ पर आकर इमेज की फॉर्मेशन होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इमेज कैसी होगी? इमेज होगी पॉइंट साइज की, ठीक है। इमेज पॉइंट साइज होगी,
ठीक है बेटा, पॉइंट साइज की इमेज होगी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट यहाँ पर इमेज जो होगी रियल सॉरी वर्चुअल इरेक्ट होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिधर ऑब्जेक्ट, अब आप कहोगे सर यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, बेटा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, कहाँ ही दिखेगा आपको। जब ऑब्जेक्ट जिधर होगा उसी तरफ जब इमेज बनती है तो कहलाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या कहलाती है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या कहलाती है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इतना कंडीशन क्लियर है। सो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कुछ कंडीशन बच रही है क्या यहाँ पर, और कुछ कंडीशन बच रही है क्या? चलो जो बचेगी अभी देख लेंगे। तो दो, एक केस हमारा ये हो गया। अगला केस क्या है, अगला केस क्या है हमारा, ध्यान देना बेटा सब लोग, फोकस मत लूज करना, ठीक है। चलो देखो, अगला केस है हमारा, देखो सेकंड केस कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट बेटा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन between infinity and optical center, infinity and optical center। ऑब्जेक्ट कहां पर है, वो कहीं पर भी है इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, चीजें मैंने आपको बताई दी हैं, अभी मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, एक मिनट, मैंने आपको यहाँ पर भी इस पेज पे ही बताया था, है ना कि ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ये अपर्चर कहलाता है, ये आपकी लाइन है जो कि पैरेलल, ये लाइट रेज आ रही हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी। ठीक है, ये फोकस पॉइंट्स हैं, लेंसेज में दो फोकस पॉइंट, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स वगैरह होते हैं, सारी बातें आपको बताई गई हैं। अब इस केस में हमारे साथ क्या होगा, देखो हमारा फिगर बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और मान लो कि यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका इसका फोकस पॉइंट है, ठीक है, ये आपका फोकस पॉइंट है ये, और इस फोकस पॉइंट से आपको मान लो कि यहीं पर कहीं हम ऑब्जेक्ट को रख भी देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक काम करते हैं, यहीं कहीं रख भी देते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इसके बाद यहीं से लाइट को लेकर जाएंगे आधे यहाँ तक, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारी बातें आपको पता ही है ना, यहाँ तक लेके जाएंगे। आपको पता है कि लाइट जस्ट यहीं से डाइवर्ज है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है कि नहीं बेटा, लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग, ठीक है। और एक लाइट आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, इसके ऑब्जेक्ट के ऐसे हम लोग करते हैं। अब होगा क्या, यहाँ तो ये ऐसे आ गया, ये तो, और आपको पता है कि कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती, मैंने सारे रूल्स दिखाए हैं, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट रे जाती है देन इट विल पास अनडेविएटेड। ठीक है, ये कंफर्म है बेटा, ये कंफर्म है बिल्कुल, ये ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट होकर जाएगी तो वो कंफर्म अनडेविएटेड पास होगी। अब होगा क्या, देखो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो ये डॉटेड लाइन मैंने वर्चुअली पास कराई, और सीधी सी बात है, जहां पर भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये अनडिविडेड पास होने का मतलब ये ऐसे ही जाएगी और ऐसे ही आएगी, इसका ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसी लाइन पर। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो होगा, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट तो ये है, इमेज हमारी ये होगी। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इमेज, एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, ये हमारी हो जाएगी इमेज यहाँ ऐसे। ठीक है, ये इमेज हो जाएगी, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही इमेज। बात समझ में आ रही बेटा, इस बार भी ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बनी, तो सीधी सी बात है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं इंफिनिटी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो इमेज जो हमारी बन रही है वो कहाँ बन रही है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है, या कह सकते हो ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है,
when object is in between infinity and focus, then image is also in between focus and optical center। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, उसी अकॉर्डिंग इमेज बन रही है। तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट जैसा था, इमेज उससे छोटी है, तो इमेज की पोजीशन अगर बोली जाए, इमेज की पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी? इमेज इज इन बिटवीन एफ एंड पोल, पोल बोल सकते हो या ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हो। ठीक है, ओसी कर दिया, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज यहां पर फॉर्म होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, इमेज की और क्या खासियत है? इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनी हुई है। इमेज कैसी बनी है? ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। ठीक है, और तीसरी चीज, जब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनी हुई है, तो कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी हुई है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री आता है, ऐसा कह सकते हो। ये कंडीशंस हो गए बेटा, कोई समस्या? और मैं आपको बता दूं कि इसमें दो ही केस हैं ही हैं। ठीक है, इसमें दो ही केस हैं, कॉनकेव लेंस में दो ही केस हैं। एक अपना ये केस हो गया जब इमेज हमारी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, और एक हमारा ये केस हो गया जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में होता है। उस दिन भी ऐसा कुछ मैंने बताया था, कैसे ऑब्जेक्ट दूर से खिसकता चला आ रहा था और इमेज दूर बनती चली जा रही थी, और यहाँ पर भी यही केस है। ठीक है, कंडीशन बेटा समझ में आ रही है? कोई समस्या हो यहाँ तक तो बता देना। ठीक है, आप लोगों के पास अब ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अगली वीडियो में जो भी क्वेश्चन का आंसर, जो भी सॉल्यूशन चाहिए, उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। मेरे पास पर्सनल नंबर पे, मतलब पर्सनली भेज सकते हो, ग्रुप पे भेज सकते हो, आपको सॉल्यूशन अगली वीडियो में उसका मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने कहा सर वीडियो लैग करती है, ज्यादातर लोग लाइव नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने कहा भाई मेरे पास जो तरीका मैं वो कर सकता हूँ। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की। भाई आप, आपका मन है जैसा चाहो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम्म, चलो बेटा, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में। या फिर एक काम करते हैं, डिफरेंस जान ले क्या? थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में, ऑप्टिकल सेंटर और सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, डिफरेंस कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के बीच का, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कर लेना। पर चाहोगे ना तो बहुत आराम से जो है आप उसके बारे में समझ सकते हो। ठीक है, बहुत आराम से आप, मतलब अगर देखना चाहोगे, अगर आपके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं भी दिया जा रहा है, अगर मान लो कोई आपसे बोले कि मैं आपको एक कॉन्वेक्स लेंस देता हूँ, एक कॉन्केव लेंस देता हूँ, देखो बेटा, ये जो आपको बना के ये सामने से जो लेंस दिखाया जाता है, रियलिटी में सामने का होता ही नहीं है, उसका कॉर्नर साइड होता है। मतलब एक, जैसे लेंस रियलिटी में ऐसा, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो लेंस रियलिटी में ऐसा गोल टाइप का होता है, ये जो फिगर बन रहा है वो आपका ऐसे बन रहा है इस तरफ, ये वाला लेंस रियलिटी में ऐसा होगा, फिगर आपका ऐसा बन रहा है। तो ये फिगर ऐसा बन रहा है कि ताकि आप जब इसको टच करो ऊपर से नीचे, तो अगर बीच में उभरा हुआ भाग दिखे, मतलब ऊपर से ऐसे आ रहे हो और यहाँ पर उभरा हुआ भाग दिखे तो पतला इस तरीके से, तो समझ लेना कॉन्वेक्स है। और ऊपर मोटा और बीच में पतला फिर नीचे मोटा रहे तो समझ लेना कॉन्केव लेंस है। तो आपको रियलिटी में ये जो दिखाया जा रहा है लेंस है ही नहीं, इसलिए तो लाइट रे उधर बगल से जाती है। रियलिटी में आपको लेंस इस तरह दिखाया जाता है, आपकी बुक्स में होता है ऐसा है, ये गोल सामने से ऐसा गोल होगा, आपको बस बगल से दिखा है ताकि आपको पहचान, सामने से गोल देखने पर आप कोई नहीं पहचान पाओगे, कभी नहीं पहचान पाओगे। बट आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक ध्यान समझना। अभी लेंस मेरे पास है नहीं, नहीं तो और अच्छे से डिफाइन कर दे। ठीक है, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। कभी भी किसी मान लो कहीं पे कोई चीज अगर लिखी हुई हो, ठीक है, मान लो लिखा हुआ है स्टूडेंट, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये समझ लो, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करोगे, ये सामने से बना रहा हूँ गोल वाला, रियलिटी में कॉन्वेक्स लेंस की खासियत ये होती है कि वो थिनर एट द एजेस एंड थिकर इन द मिडिल होता है। ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है तुमको टच नहीं करना है। आप एक काम करो, अपनी कॉपी पे कुछ भी लिख दो और उसके ऊपर ले जाकर कॉन्वेक्स लेंस को रख दो। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, अगर इमेज इतनी बड़ी है ना, ध्यान समझना, अगर इमेज ये इतनी बड़ी है, इसके साथ जानते हो क्या करेगा, ये इसको कुछ ऐसा दिखा देगा। बात समझ में आ रही? कुछ ऐसा, मतलब लेंस रखते ही इसको कुछ बड़ा सा दिखाएगा।
ये कॉन्वेक्स लेंस की खासियत होती है। आपको करना ये है कि अपनी कॉपी पे, लिखी हुई कॉपी पे वो लेंस रख दो बस। और वहीं सामने से गोला तो कॉनकेव भी होगा, कॉनकेव भाई साहब होंगे तो उसको छोटा दिखाएंगे, रियलिटी से छोटा। और ये आपको मैं प्रूव भी कर चुका हूं पहले ही कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब जब है, ठीक है, जब कॉन्वेक्स लेंस के, एक मिनट सॉरी, जब कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ये रहा और फोकस के कहीं बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, तो इमेज कैसी बनी थी भाई, ये यहां जाएगा, ये कन्वर्ज कर जाता है, और ये यहां जाएगा, ये ऐसे दोनों एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, देख ही रहो डाइवर्ज। तो इमेज कैसी बनी थी, तब इमेज जाके बनी थी बड़ी। बात समझ में आ रही है? जब कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था। भाई सीधी सी बात है, जब आप लेंस को कॉपी पे टच करा दे रहे हो तो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में ही तो आ रहा है वो अक्षर लिखा हुआ। बात समझो भाई, ऑप्टिकल सेंटर तो लेंस के अंदर बैठा हुआ है, ये सामने से, ये अभी ऐसे रखा है जैसे सामने से गोला है, लेकिन इस तरह रखा हुआ है तो ये ऐसा दिख रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर तो लेंस के बीच में है और फोकस कहीं दूर होगा, तो जो अक्षर आ रहे हैं आपकी कॉपी में लिखे हुए जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो तो उन दोनों के बीच में ही आ रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी इमेज कैसी बनेगी, उनकी इमेज बड़ी बनेगी। अगर कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा, कॉनकेव लेंस का यूज होगा, तो कॉनकेव में अभी अभी आपने देखा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता, क्या होता है, ये डाइवर्स कर जाता है और ये ऐसे जाता है, ये लाइन ऐसे आकर ऊपर जाती है, यहां पर आकर क्या बनेगा, छोटी इमेज बनती है। कॉनकेव लेंस इमेज को छोटा कर देता है जब भी ऑब्जेक्ट उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, ठीक है, या कोई भी इमेज, कोई भी एक लिखी हुई कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, अगर उसको हम लेंस से देखने की कोशिश करें और वो ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा, तो उसकी इमेज छोटी बनेगी कॉनकेव में और बड़ी बन जाएगी कॉन्वेक्स में। ये कंडीशन है, बिना छुए आप बता सकते हो। दोनों लेंस को कॉपी पे रखो, जहां पर शब्द छोटे दिख रहे हैं वो कॉनकेव लेंस, जहां पर शब्द ये छोटा शब्द तो कॉनकेव, बड़े शब्द तो कॉनकेव कॉन्वेक्स। पहचान का तरीका बढ़िया है बेटा, सिंपल फंडा। तो ये आपकी एक तरीके से कह सकते हो डिस्टिंक्शन, एक तरीके से पहचानने का तरीका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस विच वी कैन टेल विदाउट टचिंग द लेंसेस, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। तो यहां पर आपका ये कंडीशन खत्म होता है और इसके बाद हम लोग किस पर चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर, लीनियर मैग्निफिकेशन पर पढ़ लिया जाए क्या। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, सॉरी मैंने अभी कहा था और वही भूल गया है ना, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये कंडीशन है। क्या कहती है ये कंडीशन, तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं, जानते क्या जी, समझाता हूँ, देखो आ जाओ, मजा आएगा। देखो दोनों लेंसेज को बना लेते, दोनों के एक को ही बना लो, बात दोनों के लिए सेम ही रहेगी, ठीक है, दोनों के लिए सेम रहेगी। आप लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लास 9th में ही पढ़ा है, बस वही कंडीशन को याद रखो, सारा खेल यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब मान लो कि आपने जब जब देखा है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है, और आपको बता दें तो ये पॉइंट जैसे कार्टेशियन सिस्टम में ओरिजिन कहलाता था, उसी तरीके से ये पॉइंट यहाँ लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इसके लेफ्ट में रखी हुई जितनी भी चीजें होंगी सब माइनस में होंगी, उसकी वैल्यूज माइनस में आएगी, मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको पता है, जैसे मिरर में दिखाते थे वैसे यहाँ भी यू से लिखा, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऑप्टिकल सेंटर से उसकी दूरी को क्या कहेंगे, यू। फोकस यहाँ पर है, आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो राइट हैंड साइड होता है, कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, हम लोग लेते हैं क्योंकि इमेज की फॉर्मेशन ही ऐसी है। तो अब इसका फोकस राइट हैंड साइड है तो इधर पर पड़ी हुई सारी चीजें पॉजिटिव होंगी जो राइट में पड़ी होंगी, जो लेफ्ट में पड़ी होंगी वो सारी वैल्यूज किस में आएंगी, नेगेटिव में, जो जो लेफ्ट में होंगी।
ऑप्टिकल सेंटर से उसके बीच की दूरी, डिस्टेंस, वो निगेटिव में आएगी। उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट ऐसा इरेक्ट है, मतलब सीधा खड़ा है, अगर ऊपर की तरफ, भाई आपको पता है कि ऊपर की तरफ क्या होता है, वाई एक्सिस होता था, इधर निगेटिव वाई होता था, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता था, इधर निगेटिव एक्स होता था, पॉजिटिव वाई निगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स। तो सिंपल सी बात है, जितनी चीजें राइट में है वो पॉजिटिव है, जितनी चीजें लेफ्ट में है वो निगेटिव है। ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन जहां हाइट की बात आ जाए, तो हाइट जब ऊपर की तरफ दिखा रहा हो एरो तो हमेशा पॉजिटिव है, और जब नीचे की तरफ एरो दिखा रहा हो तो हाइट निगेटिव है। बात समझ में आ रही है? और ऑब्जेक्ट की हाइट तो वैसे ही पॉजिटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट को उल्टा तो हम लोग रखते नहीं है, ऑब्जेक्ट की हाइट मोस्टली पॉजिटिव ही होगी। हाँ, इन द केस कहीं कोई कंडीशन देता है तो आप समझ लेना उसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी और इमेज की हाइट निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। जितनी इमेज इधर बनेंगी ऑब्जेक्ट की तरफ तो वर्चुअल होती है, तो इरेक्ट होती है, वर्चुअल और इरेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, और उल्टा जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, और इसकी हाइट किस में आएगी, माइनस में। यही कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, बहुत ज्यादा इसको डिफाइन करने की कोई बहुत खास जरूरत नहीं है, सिंपल सी कंडीशन है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग समझ के चलो, लेफ्ट में बैठी हुई सारी चीजें नेगेटिव, राइट में बैठी हुई सारी चीजें पॉजिटिव, ऊपर की ओर इशारा करने वाली सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे की ओर इशारा करने वाली सारी चीजें नेगेटिव। क्या बेटा, कोई दिक्कत? यही तो सिंपल तरीके हैं, यही एकदम सिंपल तरीका आपको समझने और समझाने का, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा क्या, फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि रुकने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कमेंट तो देखना नहीं है अपने को। हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा बेटा लीनियर फॉर्मूला। लीनियर फॉर्मूला कह सकते हो, नहीं एक मिनट सॉरी, अपना अगला टॉपिक आ जाएगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला सिंपल सा, मैंने पहले भी आपको जब मिरर में समझा रहा था तभी मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, हमेशा इसी तरीके से याद करो कि 1/f, ज्यादातर किताबों में अक्सर ऐसे लिखे रहते हैं u प्लस वी, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ताकि u v करके याद हो जाए। अरे यार नहीं सही है याद, इससे क्या है कि एक बार प्रॉब्लम, मतलब पढ़ने और समझने में डिस्टर्बेंस होती है। मैं ये कह रहा हूँ भाई जो ऐसे पढ़ा ऐसा गलत नहीं है, बट एक तरीके से बोलने के तरीके को अगर चेंज किया जाए तो आसानी से आप लोग समझ सकोगे। जैसे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, v को पहले ला दो ना। तो ये था बेटा मिरर फॉर्मूला, ये क्या था, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा चलो ध्यान दो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, इतनी कंडीशन क्लियर हो गई आपकी। ये मिरर फॉर्मूला था, बस अगर v और u वाली सिस्टम याद है तो बस इतना ध्यान रखना है कि लेंस फॉर्मूला में कुछ नहीं चेंज होता, लेंस फॉर्मूला में कुछ नहीं चेंज होता, सिर्फ u का साइन चेंज हो जाता है, मतलब u के 1/u के साथ लगने वाला साइन 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अगर इस तरीके से समझो तो कुछ नहीं, सिर्फ यही चेंज हो जाता है, और इसी की वजह से लीनियर मैग्निफिकेशन में अंतर आ जाता है। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बन रहा है, मतलब इमेज कितनी बड़ी हो रही है, कितनी छोटी, सॉरी बार बार ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, क्या ऑब्जेक्ट मुंह से निकल जाता है, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन याद है ना, मैग्निफिकेशन हम लोग डिनोट करते थे m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये हमारा मिरर में होता था, ये मिरर का था, इसी से मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। बट जैसे यहाँ पर मिरर में प्लस और यहाँ माइनस आ गया, वैसे इसमें जो माइनस था वो अब लेंस में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में। तो लेंस में क्या हो जाएगा, m इक्वल टू वी बाई यू, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई यू, ठीक है। जैसे m इक्वल टू माइनस वी बाई यू था, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू वी बाई यू। कोई समस्या, कोई भी समस्या और बताओ, ठीक है। ये हो जाएगा m इक्वल टू वी बाई यू, माइनस वी बाई यू था प्लस वी, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है यहाँ पर, बात समझ में आ रही है? इस चीज को लेते हुए हम लोग चलेंगे। चलो अब आगे देखो, तो यहाँ तक कंडीशन क्लियर है ना बेटा। लेंस, मैंने लेंस के बारे में आप देख रहे हो यहाँ पर, लेंस के बारे में, ये लेंस वाला है, ये मिरर का है, या आप समझ रहे हो, ये मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, और ये आपका फिर ये भी आपका, ये मिरर का, ये लेंस का है, ठीक है। ये आपका लेंस का हो गया प्लस वाला, और ये आपका मिरर का हो गया माइनस वाला, पहले जो हम लोग ने पढ़ा है।
ये और ये फॉर्मूला जो है अपना, और ये वाला फॉर्मूला, ये मिरर का है और ये अपना लेंस का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? साइन का कैसे चेंज हुआ आप बस समझो, इस तरीके से आपको कंडीशन समझ में आ जाएगी। मुझे नहीं लगता अब इससे इजी तरीके से और कोई तरीका है बताने का, बट मे बी पॉसिबल। चलो, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं मैं। ये वी बाई यू तो मान लो लीनियर मैग्निफिकेशन में ये तो एक तरीका है दिखाने का, बाकी एक और तरीका है अपने पास जो फॉर्मूला है रियलिटी में लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो लेंस फॉर्मूला तो मैंने बता दिया। बाकी एक दो बच्चे कह रहे थे सर प्रूफ प्रूफ बता दीजिए इसका, तो चलो प्रूफ भी टाइम लेगा तो वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, प्रूफ अभी यहाँ पर क्लास 10 से बहुत नेसेसरी तो नहीं होता, लेकिन अब बता देंगे आपको। ठीक है, नीड अगर कहोगे बताने की कहोगे तो बता दूंगा। ठीक है, बट पढ़ना तो चाहो तुम लोग, पढ़ोगे तब तो, है ना? पढ़ोगे तभी तो पूछोगे। चलो, अब कंडीशन आगे की देखते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, बात समझ में आ रही है? ठीक, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा, m इज इक्वल टू, तो एक अपना फॉर्मूला जो वो मिरर में था वही लेंस में रहेगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज हाइट, इमेज की जो हाइट होगी और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, इसका रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। कितना बड़ा बना भाई, ऑब्वियस सी बात है। देखो, अगर इमेज बड़ी बनेगी तो नीचे, इमेज बड़ी होगी तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट, मतलब बड़ी का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अगर छोटी डिजिट बड़ी को डिवाइड करेगा तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा होगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, कॉन्केव लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस के केस में m इज ऑलवेज लेस देन 1। m की वैल्यू 1 से छोटी ही होती, क्यों? आपको पता है कि इमेज हर बार छोटी बनती है कॉन्केव में, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इमेज हमेशा जो है छोटी बनती है, और कॉन्वेक्स में तो काफी सारे चेंजेस हैं, छोटी भी है, बड़ी भी है, बराबर भी है ना? ठीक, तो ये कॉन्केव में याद रखना। क्यों? क्योंकि जब इमेज छोटी होगी, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का और इमेज बनी 1 सेंटीमीटर की। अब जब छोटी डिजिट को बड़ी डिजिट डिवाइड करेगी तो इसके तो छोटे टुकड़े और हो जाएंगे, 1 से कम ही होंगे। सही है कि नहीं है? तो जब बेटा ऐसे छोटे टुकड़े जब हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे छोटे टुकड़े हो जाने के बाद वैल्यू 1 से घट ही जाएगी ना। मैग्निफिकेशन इसी को तो कहते हैं, 1 से बड़ा मतलब मैग्नीफाई हो रहा है, 1 से छोटा तो मतलब जितना था उससे भी छोटा दिख रहा है, और 1 के बराबर मतलब जितना था उतना ही दिख रहा है। बस कंडीशन यही है। ये आपको बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन का टॉपिक क्लियर हो गया। जो भी प्रॉब्लम वहां पर क्लियर मुझे बता देना, ठीक है? कोई समस्या यहाँ तक हो तो एकदम क्लियर पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्लियर बेटा इतना? अगला अपना टॉपिक क्या आ जाता है, अगला टॉपिक क्या वो भी यहाँ पे बता दे रहा हूं। अपना अगला टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। अगला टॉपिक क्या है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की पावर क्या कहलाती है, बताओ। अगर आपसे पूछा जाए, बताओ अपनी अपनी पावर, पावर बताओ, लड़के लड़कियों सब लोग बताओ, तुम्हारी पावर क्या है? भाई पावर दिमाग में आती, कहता है पावर जब हम लड़ वड़ लेंगे, घूसा घूसा मार देंगे, एक दूसरे को गिरा देंगे, तो वही हमारी पावर है। बेटा पावर तो दो टाइप की होती है, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। तो अगर आप मेंटली पावरफुल हो तो आप मेंटल वर्क काफी स्ट्रांगली कर सकते हो, फिजिकली पावरफुल हो तो आप फिजिकल वर्क कर सकते हो। लेंस की क्या पावर, लेंस के मुक्के उक्के तो चलते नहीं है, भाई लेंस के पास दिमाग होता है। लेंस करता क्या है, लेंस एक मीडियम है जो कि लाइट को बेंड करता है, इधर कन्वर्ज इधर डाइवर्ज। सोचो कितना बढ़िया फंडा है। लेंस का काम है लाइट को बेंड करना। इसका सीधा सा मतलब क्या है जानते हो, लेंस लाइट को जितना ज्यादा बेंड कर लेगा, जैसे अगर आपके पास फिजिकल पावर है तो आप जितना ज्यादा लोगों के हरा लोगे आप उतने पावरफुल। मान लो आपके पास मेंटल पावर है तो आप जितना ज्यादा दिमाग चला ले जाओगे, जितना ज्यादा कुछ सर्च कर लोगे, उतने ज्यादा पावरफुल मेंटली। उसी तरीके से लेंस का काम है लाइट को बेंड करना। तो कोई भी लेंस, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द लाइट, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द लाइट, कोई भी लेंस जितना ज्यादा लाइट को बेंड कर लेगा,
उसके अंदर जितनी एबिलिटी होगी, जितना ज्यादा बेंड करने की, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। मान लेंस पतला सा, लेकिन लाइट और बहुत बेंड हो गई, इसको अरे बाप रे बहुत ज्यादा पावरफुल लेंस है। समझ में आ रही बात? तो लेंस लाइट को जितना ज्यादा, लाइट इस तरह आ रही है और मान लो अब लाइट इस तरह आ रही है और बीच में यहाँ लेंस है, ठीक है। अब लाइट इतनी से बेंड हुई तो कम पावरफुल है। पता चला किसी लाइट को ऐसे बेंड कर दिया, इतना ज्यादा पावरफुल हो गया ना, सीधी सी बात। ठीक है बेटा, कंडीशन समझ में आ रही है? तो यहां पर आप इस चीज को, कंडीशन को एकदम हेडिंग डाल लो, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इस चीज की हेडिंग डाल लो। हो गया। इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज the ability of the ability of bending of light falling on the lens। बात समझ में आ रही है? अब मैं बोल रहा हूं, एक मिनट साफ साफ लिख दो, नहीं तो कहोगे कि सर कितना गंदा लिखते हैं। अब बोल ही दोगे तो क्या, द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लेंस। बात समझ में आ रही बेटा? तो लाइट की बेंडिंग क्या एबिलिटी है इसके पास, लाइट को बेंड, द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन लेंस। ठीक है, तो लेंस पर गिरने वाली लाइट को बेंड करने की एबिलिटी, उसकी क्षमता, लाइट जो अपने ऊपर पड़े उसको मोड़ देने की क्षमता ही उसकी पावर कहलाती है। उसकी पावर किसकी? बाहुबली, अरे नहीं लेंस, बाहुबली नहीं, लेंस की पावर कहलाती। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, तो पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है बच्चा, कंडीशन क्लियर है ना? एक पॉइंट तो ये मतलब इसकी डिफिनीशन हो गई। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं जानते हो? और एक डिफिनीशन बताता हूं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। बात समझ में आ रही है? पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? रेसिप्रोकल, 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 जो स्पेलिंग ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। ठीक है, RECIPROCL, रेसिप्रोकल उल्टा कहते हैं, ठीक है, उल्टे को, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। बात समझ में आ रही है? तो पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करते हैं रेसी। अच्छा, पावर ऑफ लेंस को मैं आपको बता दूं बेटा कि P से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, पावर को, पावर ऑफ, जैसे फोकल लेंथ को F से डिनोट करते हो, फोकल लेंथ को स्मॉल f से और फोकस पॉइंट को कैपिटल F से, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल C से, और ऑप्टिकल सेंटर को O से, या फिर पोल था तो P से, स्मॉल p वगैरह था। अभी इस चीज को कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इस चीज पर ध्यान दो आप। तो पावर ऑफ लेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से, और P को लिखा जाता है 1/f की तरह। P इज इक्वल टू, मतलब P इज इक्वल टू लिखा जाता है बेटा 1/f। ठीक है, मतलब कि जिस भी लेंस की जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उसकी पावर उतनी ही कम होगी, जिस भी लेंस की जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा पावर होगी। इस इनवर्स का मतलब यही है। यहां पर जितनी बड़ी डिजिट होगी इसका आंसर उतना ही छोटा आएगा, और क्या। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/f। मैंने आपको बताया पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। एक पर्टिकुलर लेंस की फोकल लेंथ का इनवर्स या रेसिप्रोकल ही पावर कहलाता है। उस लेंस का, उस पर्टिकुलर लेंस का क्या कहलाता है बेटा? पावर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? कंडीशन क्लियर है? इतना कंडीशन क्लियर है? अब अगली बात समझ लीजिए। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर। तो जैसा कि मैंने कहा, पावर ये वो पावर नहीं जिसकी यूनिट वाट होती है। ठीक है, ये पावर है यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की पावर की यूनिट क्या होती है मैं आपको बता दूं, ये होती है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, एक मिनट, आर ही होता है। ठीक है, डायोप्टर इस तरह, इसको डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल डी से।
लेकिन एक चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि डायोप्टर यूनिट तभी बोली जाती है जब फोकल लेंथ किसमें हो, मीटर में। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इन मीटर, इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसको डायोप्टर नाम के किसी साइंटिस्ट ने मतलब इस चीज की खोज की थी, इस वजह से, पर उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, बट इस चीज का ध्यान रखना कि पर मीटर, यहां से समझाता हूं मैं, देखो ध्यान दो, यहां से मैं समझाता हूं। जैसे पावर की यूनिट कैसे पता चलेगी, तो P इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ किस में लिखनी है हमको, मीटर में लिखनी है। तो 1/m को हम लोग मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, मीटर की पावर -1। तो पावर की आप यूनिट मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मीटर इनवर्स को और क्या बोलते हैं बेटा, डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। इस चीज का ध्यान रखना। अब बोलोगे सर ज्यादातर तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होती है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है ना, देखो P इज इक्वल टू, अगर 1/f इन सेंटीमीटर दिया है, इन सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो तुरंत आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 100/f। तो 100/f का मतलब अब ये किसमें चेंज हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा इन मीटर में। इस चीज का ध्यान रखना। अब कहोगे सर सेंटीमीटर से मीटर को डिवाइड करने के लिए सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ पर कैसे सर, तो बेटा ये नीचे है, इसको डिवाइड करने के मतलब घूम के 100 ऊपर ही तो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो P इज इक्वल टू 100/f, ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f इन सेंटीमीटर और 100/f इन मीटर। क्या कहते हो, मजा आया, कंडीशन क्लियर है। तो जब सेंटीमीटर में दिया हो, पहली बात तो मीटर में बदल लेना, और उसके बाद ही यूनिट डायोप्टर लिखना, ध्यान से समझो, गलती नहीं होनी चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तभी डायोप्टर लिखोगे। पावर ऑफ लेंस की यूनिट डायोप्टर होती है, बट फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। मान लो फोकल लेंथ दी है, चलो मान लो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ, एक मिनट, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्या करें, चाहो तो यहीं से मीटर में बदल लो, ठीक है भाई। क्या होता है देखो, एक मीटर में, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान दो, एक मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो उसी तरह एक सेंटीमीटर में 100 इधर आ गया, 1/100 मीटर, 100 यहां से उठ के यहां आ गया, 1/100 मीटर। उसी तरीके से 10 सेंटीमीटर में, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दो, 1/100 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 1/10 आ गया बेटा, क्या गया, 1/10 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर में 1/10 मीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। बात हमारी 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर। बस इस तरह, चाहो तो यहाँ चेंज कर लेना जैसा कि मैंने बताया, नहीं तो यहाँ चेंज कर सकते हो डायरेक्टली। P इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख दोगे, P इज इक्वल टू 100 अपॉन में F, और F किस में दे रखा है, F किस में दे रखा है, F दे रखा है उसमें मीटर में, ठीक है। F सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसको मीटर में चेंज करने का ये तरीका है, कॉल आ गया, ठीक है। तो 100 अपॉन में क्या रहेगा, इसकी फोकल लेंथ रहेगी जो कि 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, डायरेक्टली पावर उस लेंथ की कितनी आ जाएगी, 10 मीटर, सॉरी 10 डायोप्टर, वेरी सॉरी 10 डायोप्टर। और पता है यार, ये 10 डायोप्टर का 10D बहुत पावरफुल लेंस हो जाएगा भाई। लोग +1D +2D के स्पेक्स लगते हैं ना, लोगों को स्पेक्स, वो +1D +2D के माइनस वगैरह में ऐसे लगते हैं। 10D मतलब एकदम मोटा सा लेंस हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। जिसके चश्मे लगे वो लोग जानते होंगे कि कैसे पावर उसमें इंक्रीज होती है। फोकल लेंथ बढ़ाते चले जाते हैं आपकी आंखों की, वो तो मैं आई मायोपिया वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा जब आंखों के शेप के बारे में, तो वहां पे आपको टोटली क्लियर कर दूंगा कि कैसे ह्यूमन आई वर्क करती है, और ह्यूमन आई में क्या कैसे लेंस होता है, वो सारी चीजें हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आपका पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, है ना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो क्लियर कर देना, मतलब पूछ लेना मुझसे, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो क्लियर कर लीजिएगा। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अपना अगला टॉपिक क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन, ध्यान देना, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन होता है बेटा, बड़ा ही सिंपल कॉम्बिनेशन। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। कभी भी चश्मा लगवाने, मान लो तुम नहीं गए, अपने दादा दादी या घर में किसी का भी चश्मा लगवाने अगर जाओ, या फिर भविष्य में कभी जाओगे, तो डॉक्टर साहब आएंगे, आपको एक फ्रेम पहनाएंगे चश्मे का,
और उसके आगे आपके एक लेंस रखेंगे, कहेंगे बताओ क्या लिखा है, सही दिख रहा है? नहीं डॉक्टर साहब अभी सही नहीं दिख रहा है। एक और लेंस रखेंगे, कहेंगे अब सही दिख रहा है? कहोगे नहीं अभी भी नहीं सही दिख रहा है। एक और लेंस रखेंगे या फिर यहाँ चेंज करते जाएंगे, मतलब दोनों आंखों के सामने चेंज करते चले जाएंगे। वो चेंज करें मतलब एक के आगे एक रख रहे हैं, इसका मतलब आपसे वो क्यों पूछ रहे हैं कि वो सही दिख रहा है? क्योंकि आप वो जस्ट उस लेंस की पावर आपके आंखों से जो दिखने में जो दिक्कत हो रही है वो उसकी पावर बढ़ाते चले जा रहे हैं। पावर बढ़ाने का मतलब एक लेंस के आगे अगला लेंस, एक लेंस के आगे अगला लेंस, इससे वो पावर बढ़ा रहे हैं। जी हाँ वो पावर बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी भी लेंस की पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके आगे एक और एक लेंसेज लगाकर। इसका मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं, इस बात को ध्यान समझना, कि जो पावर ऑफ लेंसेज होती है, मतलब कई सारे लेंसेज की अगर पावर को कैलकुलेट करना हो तो जस्ट उनका एल्जेब्रिक सम कर दो। आपको अगर 10 लेंस दे दिए गए हैं और उनकी पी नेट का मतलब क्या होता है? नेट पावर, ठीक है। टोटल पावर ऑफ 10 लेंसेज अगर मान लो आपको फाइंड करनी है टोटल पावर, तो ज्यादा कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ उन सभी लेंसेज की फोकल लेंथ अगर दे रखी है तो पी नेट मतलब नेट पावर जो उन 10 लेंस की होगी वो उसको क्या करोगे? P1 प्लस P2 प्लस P3 और इस तरह डॉट 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 करके P10, इन 10 लेंसों की पावर को जोड़ दो उठा के, वही पी नेट हो जाएगी। कंडीशन क्लियर? बात समझ में आ रही है? एकदम यहां तक आपकी कंडीशन हो गई क्लियर, ठीक है। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। एकदम सिंपल शब्दों में आपको चीजें समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल, ठीक है। चीजें एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। कोई भी समस्या हो तो बता देना। अकॉर्डिंग टू जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं किसी और जो बुक्स जिस बुक्स में पढ़ाता हूँ, अब एनसीईआरटी का तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, बट आई थिंक ये चैप्टर ओवर हो चुका है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था। अब एनसीईआरटी में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड लास्ट चैप्टर है या फिर इसी चैप्टर में एडेड, आई डोंट नो, मतलब क्लियर नहीं हूँ अभी मैं, आई थिंक, बट वो लास्ट ही है वो, मतलब लास्ट वाले इस चैप्टर के बाद अलग चैप्टर दिया हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर वो। बट अगर न है चाहे नहीं है, ये आपका इस चैप्टर तक का टॉपिक खत्म होता है। लेकिन अब देखा जाए तो रियलिटी में इस चैप्टर की शुरुआत होती है, जानते हो क्यों? क्योंकि अब हम इस चैप्टर पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी बुक से, सारे क्वेश्चन अब हम लोगों के लगेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए सब लोग रेडी हो जाओ, माइंड फ्रेश कर लो, पिछली वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। चलो बेटा, टिल देन गुड बाय, और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सब लोग अपनी तबीयत वगैरह का बेटा अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। चलो ओके।